गुड इवनिंग दोस्तों। साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सब के लिए कुछ स्पेशल लेकर। तो सबसे पहले मैं वो स्पेशल न्यूज़ आपको बता देता हूं। अभी आपका होने वाला है पंचायतों का चुनाव। जैसा कि आप देखेंगे 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी, 17, 20 और 23 में होने वाला है पंचायतों का चुनाव। और बिल्कुल एडीओ की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपके पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, हम सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। पर आज का सेशन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल आप सभी ये सेशन मिस नहीं करेंगे। आज हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि आखिर आपके एडीओ के पेपर में कौन कौन सा और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आने वाले आपके चुनाव 17, 20 और 23 को जो होने वाले हैं, उनमें से आपको क्या क्या प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ PYQ सेशन एडीओ का, जिसमें हम पूरा डिटेल देखते जाएंगे कि आपको किस किस प्रकार से पढ़ना है। और बिल्कुल क्लास के लास्ट में फिर पता चलेगा आपको कि कितना बेहतरीन ये सेशन था। चलिए तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं जो एडीओ में पूछा गया है आपका। और पहला प्रश्न जो स्क्रीन में आपके सामने दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, 73वां संविधान संशोधन के बारे में यदि ये बात कर रहा है तो 73वां संविधान संशोधन आपका संशोधन कब हुआ था, ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला कह रहा है पंचायती राज को व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। संविधान में एक नया सूची जोड़ा गया। चौथा, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हो गई, या प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। ठीक है, मैं पूरा डिटेल बताते जाऊंगा आपको इस क्लास में। और बिल्कुल आपको ये जितना भी क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल मजा आएगा बिल्कुल करने में। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं 73वें संविधान संशोधन का, ठीक है, सबसे पहले मैं यदि बात करूं आपके 73वें संविधान संशोधन का, तो आप सभी को मैं बता दूं 73वां संविधान संशोधन आपका हुआ था कब। यदि बात किया जाए कब हुआ था तो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ था। साथ ही साथ संविधान में आपका 11वां अनुसूची जोड़ा गया था। कौन से नंबर का अनुसूची जोड़ा गया? तो 11वें नंबर का अनुसूची जोड़ा गया था संविधान में, जिसके तहत हमें पंचायती राज प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 73वां संविधान संशोधन आपका आया था कब? 1992 में। ये आपका संशोधन था। जस्ट अगले ही साल आपका 24 अप्रैल, डेट याद रखना है आपको, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को भारत में लागू किया गया था। यदि मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो 23 दिसंबर, उसके पहले हम जाएंगे तो 22 दिसंबर, 22 दिसंबर 1992 को आपका लोकसभा से पास हुआ था। 23 दिसंबर 1992 को आपकी राज्यसभा से पास हुआ था। राष्ट्रपति ने अगले साल 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर किया था। और फिर आपका 24 अप्रैल 1993 को इसे भारत में लागू किया गया था। और साथ ही साथ पहले हमारे पास 10 अनुसूची था, उसमें एक और अनुसूची जोड़ के 11वां अनुसूची बनाया गया। और 11वां अनुसूची में आपके पंचायती राज के बारे में बात किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, बिल्कुल सही है ये कथन तो। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया, नहीं, ये कथन तो आपका गलत है, क्योंकि संवैधानिक स्वरूप दिया गया था। संविधान में एक नया अनुसूची जोड़ा गया था, बिल्कुल। पहले हमारे पास 10 अनुसूची था, लेकिन 11वां अनुसूची आपका पंचायती राज जोड़ा गया। और इसके माध्यम से ही हमें 11वीं अनुसूची में क्या प्राप्त हुआ? पंचायती राज प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ इस संविधान के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हो गई थी, ये कथन भी आपका गलत है। तीसरा तो सही है। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5। और जहां तक मैं बच्चों का कमेंट देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने बिल्कुल सही प्रश्न के आंसर दिया है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, वहीं मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5। अगला प्रश्न, सही जोड़ी मिलाना है। और कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको दिखाई देगा पंचायती राज में। ठीक है, बिल्कुल कुछ ऐसे ही प्रश्न
दिखाई देगा। बस पहले आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, फिर ये आपके दिमाग में कैसे जाएगा इसके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, बिल्कुल हम ये एडीओ का स्पेशल MCQ बैच लेकर आए हैं आप सभी के लिए, और इसमें हम देखेंगे आज का हमारा जो पहला सेशन है वो आपका PYQ है। PYQ कहने का मतलब क्या है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं, और पूरा मैं एक अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट करते जाऊंगा। चलिए, जैसा कि मैं सारे बच्चों का जवाब देख पा रहा हूँ, लगभग बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। 243 का क किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है ग्राम सभा के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि 243 का किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है ग्राम सभा के बारे में बात करता है। ख किसके बारे में बात करता है, तो ख बात करता है आपके गठन के बारे में। ख किसके बारे में बात करता है, आपका गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, ख किसके बारे में बात करता है आपका, तो याद रखना है आपके गठन के बारे में बात करता है। वहीं यदि मैं बात करूं ग के बारे में, तो 243 ग बात करता है आपके संरचना के बारे में, और घ किसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा, तो याद रखना है आरक्षण के बारे में। ठीक है, तो आंसर यदि मैं देखूं तो 3, 4, 1 और 2। ठीक है, 3, 4, 1 और 2। पहले का आपका कौन सा है, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट, सी का सेकंड, सी का सेकंड, बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ, और आपके ए का कौन सा है, सॉरी डी का कौन सा है आपका, ए का हो गया आपका फर्स्ट, सी का हो गया आपका सेकंड, बी का हो गया आपका फोर्थ, और ए का कौन सा हो गया आपका थर्ड। यानी कि सी वाला आंसर हमें सही दिख रहा है। ठीक है, और बिल्कुल जितने बच्चों ने जवाब दिया है, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है सी। लेकिन क्या इस तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल इस तरीके से नहीं पढ़ना है। मैंने क्लास में भी ये चीज़ें बताया है। अब ये तो रहा आपका आंसर, अब मैं अपने तरीके से आपको डील करता हूँ कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, मैं जब बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर भी मैंने बच्चों को कहा है, आपको क ख ग थोड़ा लगता होगा कि नहीं जम पाता है करके, तो अल्फ़ाबेट क को आप क्या बना लो ए, ख को क्या बना लो बी, ग को क्या बना लो सी, और घ को बना लो डी। कभी कभी पेपर वाला इसी को ए को फर्स्ट लिखता है, बी को सेकंड लिखता है, सी को थर्ड लिखता है, और डी को आपका फोर्थ लिखता है। तो पेपर में कभी वो क देगा, कभी ए देगा, कभी फर्स्ट देगा, कभी आपको ख देगा, बी देगा या सेकंड देगा, कभी ग देगा, सी देगा या थर्ड देगा, कभी डी देगा या कभी फोर्थ दे देता है या घ दे देता है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली क्या कर लेना है, आपको ये समझना है क का मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, ए, ख मतलब आपका बी, ग मतलब आपका सी, और घ मतलब आपका डी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 243 का, और मैं कहता हूँ 243 ए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पंचायती राज पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा किसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानना होगा आपको, ग्राम सभा के बारे में जानना होगा। यदि आपको ग्राम सभा के बारे में पता चल गया है, तो इसके बाद आप अगला किसके बारे में पढ़ सकते हैं, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ सकते हैं। ग्राम पंचायत का पढ़ लिया, इसके बाद आपका जनपद, और जनपद के बाद अगला आप किसके बारे में पढ़ सकते हो, जिला के बारे में पढ़ सकते हो। जनपद, और अगला फिर आप किसके बारे में पढ़ सकते हो, जिला के बारे में। तो सबसे पहले जब हम 243 अनुच्छेद 243 एक इसके बारे में बात करता है, और यदि मैं पंचायती राज की बात करूं तो टोटल हम 243 ए से लेकर ओ तक हम पढ़ेंगे अनुच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो हमें पढ़ना है ए के अंतर्गत वो कौन सा रहेगा, ग्राम सभा। ये स्ट्रक्चर यदि आपने समझ लिया कि पहले आपका ग्राम सभा, फिर आपका ग्राम पंचायत, फिर आपका जनपद, और फिर आपका जिला। ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहले आपको 243 ए में किसके बारे में पढ़ना है, ग्राम सभा के बारे में। बी आपका जब भी लिखते हो तो आप क्या बनाते हो, गठान। बी लिखते हो तो क्या बनाते हो, गठान। तो गठान से याद रखना है 243 बी किसके बारे में बात करता है, पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। 243 बी किसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा, तो याद रखना है 243 बी बात करता है आपके किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है बी बात करता है पंचायतों के गठन के बारे में। सी के बारे में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है सी से क्या हो जाएगा आपका, संरचना।
सी से आपका क्या हो जाएगा, संरचना। सी से क्या होता है, सी से क्या बनता है आपका स, और स से आपका क्या हो जाएगा, संरचना। डी, डी से याद रखना है, आप जब भी सामान लेने जाते हो तो क्या मांगते हो, डिस्काउंट। अगर आप मोबाइल भी लेने चले गए तो क्या मांगते हो, डिस्काउंट। कॉपी पेन भी लेने गए तो क्या मांगते हो, डिस्काउंट। कपड़ा लेने गए तब भी क्या मांगते हो, डिस्काउंट। तो आप पंचायतों में किस प्रकार से डिस्काउंट मांगोगे, तो डिस्काउंट इसमें किस आधार पर मांगोगे आप, आरक्षण। हमें क्या दे दो, आरक्षण। और यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे, सबसे पहले ए मतलब आपका ग्राम सभा। बी में आपका क्या बनता है, गठान, तो गठान से क्या हो जाएगा, गठन। सी से आपका क्या बनेगा, स, और स से आपका क्या बन जाएगा, संरचना। और डी से आपका क्या मांगोगे, डिस्काउंट। तो पंचायती राज में कैसे डिस्काउंट मांगोगे, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हमें क्या दे दो, आरक्षण। और बिल्कुल फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3 4 2 1। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 और 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये नहीं होगा, 2 मिनट। ठीक है, डी का आपका कौन सा हुआ था, डी का फर्स्ट, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, तो डी का कौन सा हुआ था आपका, फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट किस में दिया है, इसमें दिया है। दूसरा हमने देखा था ख, सी का आपका किस कौन सा हो जाएगा, सेकंड, तो सी का सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, ग यानी कि सी के बारे में बात कर रहा, सी मतलब आपका संरचना, तो ए का किस में दिया है, थर्ड में। ए का किस में दिया है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, एक काम करो, थोड़ा सा ऑप्शन नहीं इसमें गलत हो गया है। ठीक है, रुको, इसका ऑप्शन कैसे आना था मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे आना था। ठीक है, 3 4 1 और 2। अब एक बार चेक करते हैं, डी का हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, इसमें हम एक बार चेक करते हैं, डी का हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, ख का हो गया आपका सी, यानी कि सी का हो गया सेकंड। ठीक है, उसके बाद ए का हो गया आपका थर्ड। ठीक है, उसके बाद ए का हो गया आपका थर्ड, और डी से हो गया आपका आरक्षण, तो बी का हो गया फोर्थ। ठीक है, आंसर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 4 3 2 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा वो पेपर में जिस टाइम आया था उस टाइम ही क्वेश्चन गलत आया हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, 4 3 2 1 होगा, ये होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल फोर्थ आंसर होगा, लेकिन ये सुधार लीजिएगा एक बार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, और अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न, कि भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कौन सा भाग अंतरक्षेपित करता है। क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आपसे कि पंचायती राज का वर्णन कौन से भाग में किया गया है। चलिए बताइए, संविधान के दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं तो आपका संविधान के दृष्टिकोण से कौन से भाग की चर्चा की गई है, चलिए बताइए जल्दी से। अब देखो, पेपर वाला कभी रोमन अक्षर में देता है और कभी आपको नॉर्मल देता है। ठीक है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो ये आपका 9 है, ये 10 है, और ये 11 है, और ये 12 है आपका। चलो अब बताओ, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतरक्षेपित करता है। यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो याद रखना है कौन से भाग में, तो याद रखना है 90वें भाग। 90 को हम क्या लिखते हैं, IX। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुसार आपके 90वें भाग में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका, राज्य वित्त आयोग के अनुसार राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। चलो बताओ, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। भारत के संविधान के 73वें संविधान अधिनियम में इसकी गठन किए जाने का प्रावधान है।
ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारे हेतु उपाय अनुशंसित करता है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल क्या करता है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करता है, और राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा ये अनुशंसा आपको दी जाती है। तो याद रखना है, आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कौन सा, ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, कितने अध्याय और कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए बताइए। और बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे ही आपके कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, यदि पंचायती राज के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे, ठीक है, पंचायती राज के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं, यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है, पंचायती राज में 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, पंचायती राज में कितने अध्याय हैं आपके, तो याद रखना है 15 अध्याय, कितने अनुसूची है तो याद रखना है 4 अनुसूची, और कितने धाराएं हैं बोलेगा तो याद रखना है 132 आपके क्या है, धाराएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 15 एक इससे संबंधित है। चलिए बताइए, निर्वाचन का संचालन, पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया, सी पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति, और डी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध के बारे में। ठीक है, जहां पर क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन करने लायक रहेगा मैं बिल्कुल वहां पर आपका एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो याद रखना है बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसके बारे में बात करता है आपके, तो याद रखना है किसके बारे में यदि बात करता है, पूछा जाएगा आपसे, तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध की बात करता है कौन आपका, तो बिल्कुल छठवें का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, धारा 37, धारा 38, धारा 39 और धारा 40 के बारे में बात करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं धारा 37 किसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखना है, धारा 37 बात करता है आपके त्याग पत्र के बारे में। किसके बारे में बात करता है, त्याग पत्र के बारे में बात करता है। ठीक है, दूसरा, धारा 39 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है धारा 39 आपका बात करता है निलंबन के बारे में। धारा आपके 40 किसके बारे में बात करता है, तो पंचायत के पदाधिकारियों का हटाए जाने के बारे में। और धारा 38 किसके बारे में बात करता है, आपके रिक्त पदों के भरे जाने के बारे में बात करता है। तो एक बार देख लेते हैं, पहले का डी यानी कि डी का फर्स्ट, सी का सेकंड, बी का फोर्थ और ए का आपका हो जाएगा थर्ड, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए। यदि पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो क्या आप इस तरीके से पढ़ेंगे, नहीं। अब मैं बताता हूं कि इसका आंसर कैसे अप्रोच करोगे आप लोग। ठीक है, जब हम पंचायती राज पढ़ते हैं तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा क्लास में कि इसका अप्रोच कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी पंचायतों में कुछ होगा ऐसा, जब भी आपके पंचायतों में ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया गया, कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया गया तो सबसे पहले वो क्या देगा, त्यागपत्र। कोई व्यक्ति यदि दोषी पाया गया तो सबसे पहले वो क्या देगा, आपका त्यागपत्र देगा। क्या देगा, आपका त्यागपत्र देगा। वहीं मैं आगे बात करूं धारा 38, ठीक है, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। धारा 39 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने से त्यागपत्र नहीं देता तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा और उसे क्या कर देगा, निलंबन कर देगा। निलंबन का मतलब क्या होता है, सस्पेंड करना। निलंबन का मतलब क्या होता है, सस्पेंड करना। ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे पहले आएगा
किसी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए, तो सबसे पहले यदि वो दोषी पाया गया है तो उसे सबसे पहले वो निलंबन मतलब सस्पेंड करेगा। उसके लिए जांच पड़ताल होगा। जांच पड़ताल होने के बाद यदि वह व्यक्ति जांच पड़ताल होने के बाद यदि वह व्यक्ति आपका दोषी पाया जाता है, तब उसे पद से क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो इसका सीक्वेंस हमने कैसे जमाया है। सबसे पहले हम देखते हैं त्यागपत्र। त्यागपत्र से आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, धारा 37। त्यागपत्र से कौन सा हो जाएगा आपका, धारा 37। त्यागपत्र से कौन सा हो जाएगा आपका, धारा 37। त्यागपत्र से कौन सा हो जाएगा आपका, धारा 37। कोई व्यक्ति यदि लगता है कि मैं कानूनी तौर से गलत किया हूं कुछ करके, तो वो अपने से त्यागपत्र दे दिया तब तो ठीक है। तो एक हो गया आपका त्यागपत्र। यदि कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर आता है तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने के कारण डायरेक्ट पद से नहीं हटाता, सबसे पहले उसे निलंबन या सस्पेंड करता है। जांच पड़ताल करने के बाद यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तब उसे क्या किया जाएगा, तो धारा 39 के तहत निलंबन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंड करना, ये करेगा। वह व्यक्ति जांच पड़ताल करने के बाद यदि दोषी पाया जाता है तो धारा 40 के तहत उसे क्या किया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। और इतना यदि आपको पता है, कोई व्यक्ति त्यागपत्र दे दिया है, त्यागपत्र दिया मतलब उसका जगह खाली, तो धारा 38 में किसके बारे में पढ़ोगे, रिक्तियों का भरा जाना। किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं दोषी हूं करके, ज़्यादा वो नहीं फंसना चाहता किसी मैटर पे, तो सबसे पहले वो क्या कर देगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, त्यागपत्र दे देगा खुद से। त्यागपत्र अपने से दे दिया तो बाकी का जरूरत नहीं है, फिर सीधा उसका पद खाली हो गया, तो 38 के तहत रिक्त पदों को भर देना। चलो ये छोड़ दो, कोई व्यक्ति यदि अपने से त्यागपत्र नहीं देता है तो कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर आएगा, उसे वो क्या कर देगा, सबसे पहले सस्पेंड करेगा। और सस्पेंड मतलब आपके निलंबन करने के बाद फिर क्या होगा, आपका निलंबन होने के बाद फिर आपका यदि जांच पड़ताल में वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो धारा 40 के तहत उसे पद से हटा देंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले आपका क्या होगा, धारा 37 में त्यागपत्र दे दिया तो रिक्त पदों का भरा जाना, धारा 38। 39 में आपका क्या हो जाएगा, निलंबन, जिसे हम कहते हैं सस्पेंड करना। और 40 किसके बारे में बात करता है, आपके पंचायतों के पदाधिकारियों को हटाया जाना। तो डी का आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, इसका आंसर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सेकंड से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। चलो बताओ जी, अनुसूची फर्स्ट किसके बारे में बात करता है, भेज दिया, ठीक। चलो बताओ अनुसूची फर्स्ट आपका किसके बारे में बात करता है, धारा 77 की उपधारा या फिर आपका धारा 80, अनुसूची 3 धारा 77 की उपधारा 1, अनुसूची 4 आपके धारा 53 की उपधारा 1। चलिए बताइए किसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो याद रखना है अनुसूची फर्स्ट बात करता है किसके बारे में, तो याद रखना है आपको धारा 77 की उपधारा 1 के बारे में। किसके बारे में बात करता है, धारा 77 की उपधारा 1 के बारे में बात करता है, ठीक है। अनुसूची 2 किसके बारे में बात करता है, धारा 77 की उपधारा 2 के बारे में बात करता है। अनुसूची 3 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है अनुसूची 3 बात करता है आपके धारा 80 के बारे में बात करता है। अनुसूची 4 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है आपको धारा 53 की उपधारा 1 यानी कि डी के बारे में, ठीक है। और इसका हम पूरा डिटेल देखेंगे क्लास में कि कौन कौन से अनुसूची में आपके किसके किसके बारे में बात किया गया है। क्या आपके किसी अनुसूची में अनिवार्य कर
या आपके औपचारिक कर के बारे में बात किया गया है, तो पूरा हम डिटेल देखेंगे आपके अनुसूची वाले जब क्लास में पढ़ेंगे तो। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पॉइंट टू बी नोटेड, क्या सही नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है बताइए। पहला, निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्य, लोकसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः या अंशतः नगरीय क्षेत्र से हैं। तीसरा, राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिसका नाम जिले की मतदाता सूची में प्रकाशित हो। चौथा, राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो जिले से निर्वाचित हुए हों। और जिले की जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सही नहीं है पूछा है, तो निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्य ये तो सही है। यहां पर एक लाइन दिखा हुआ है नगरीय करके, और जहां जहां पर नगरीय दे दिया है मतलब ये कथन आपका गलत है। चाहे वो क्षेत्र आपका पूर्णतः आता हो चाहे अंशतः आता हो, उससे मतलब नहीं है हमें। ठीक है, चाहे वो क्षेत्र आपका पूर्णतः आता हो या अंशतः आता हो, उससे हमें मतलब नहीं है। लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः या अंशतः नगरीय क्षेत्र के भाग में आते हैं आपके। दूसरा, राज्य के निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिसका नाम जिले में नहीं बल्कि उस जिले के ग्राम पंचायत में आना चाहिए, तो ये भी कथन आपका गलत है। मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा जिला में कौन कौन पदेन सदस्य होते हैं, बिल्कुल मैं आपसे क्लास में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये एक बेहतरीन टॉपिक है जहाँ सीडीओ में आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और चलिए अगला हम देखते हैं, राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए हों। ठीक है, ये भी कथन आपका गलत है। ठीक है, हो सकता है वो जिले से निर्वाचित किया गया हो लेकिन उसका क्षेत्र नगरीय आता हो। ठीक है, तो ये भी आपका कथन गलत है। जिले की जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष, ये तो कथन आपका सही है 100%। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। अच्छा सॉरी, ठीक, हमने कौन कौन सा टिक किया था? दूसरा, तीसरा और चौथा ना। ठीक, कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक, तो कौन सा होगा आपका? बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है और क्या कह रहा है, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? ठीक है, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? अब वो बात कर रहा है समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, सही क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कथन तो आपका गलत हो गया। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। कैसे सही है? 20% सरपंच 1 साल के लिए, फिर अगला 20% सरपंच 1 साल के लिए, फिर अगला 20% सरपंच 1 साल के लिए, फिर अगला 20% सरपंच 1 साल के लिए, और फिर अगला 20% सरपंच 1 साल के लिए। ऐसे करते करते आपके 100% पूरे होते हैं, पर 1 साल में केवल 20%, दूसरे साल में केवल 20%, तीसरे साल में केवल 20%, चौथे साल में केवल 20% और 5वें साल में केवल 20%। ठीक है, तो बिल्कुल आपका पदेन सदस्य के बारे में यदि पूछा जाएगा सही क्या है करके, तो 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष, समस्त मतलब आपके 100% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल ये कथन भी सही है। जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये कथन आपका गलत है। और हमसे पूछा है सही क्या है, तो कौन सा सही है हमारा? दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा आपका। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है?
पहला गुप्त मतदान के द्वारा, दूसरा खुला मतदान के द्वारा, तीसरा ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा, चौथा ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या पांचवा ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल मैं देखना चाहता हूं कि आप सब क्या आंसर देना चाहते हो इसका। चलो जी बताओ। चलो बताओ जी इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, प्रत्यावर्तन को ही हम क्या कहते हैं, यदि मैं बात करूं तो याद रखना है रिकॉल। प्रत्यावर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉल, और इसे ही हम क्या कहते हैं, 21 का। ठीक है, 6 बजे। ठीक है, प्रत्यावर्तन के बारे में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है प्रत्यावर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉल या 21 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यावर्तन होता क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं प्रत्यावर्तन केवल होता है आपके ग्राम पंचायत के लिए। कोई यदि कहे कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए भी होता है क्या करके, तो बिल्कुल एक लाइन में काट देना, आपके प्रत्यावर्तन जनपद पंचायत या जिला पंचायत के लिए नहीं होता। ठीक है, आपका जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए नहीं होता क्या आपका, तो याद रखना है प्रत्यावर्तन केवल आपकी ग्राम पंचायत के लिए होता है। दूसरा, प्रत्यावर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉल या धारा क्या कहते हैं, 21 का। कौन से धारा में हम इसकी चर्चा करते हैं, तो याद रखना है धारा 21 का। अब रिकॉल प्रत्यावर्तन, लेकिन मैं इसे अपनी भाषा में कहता हूं वापस बुलाना। वापस बुलाने का मतलब ये है, यदि आपके गांव का पंच या सरपंच, यदि आपके गांव का पंच या सरपंच कुछ गलत काम कर रहा है, अब आखिर मैंने पंच और सरपंच का ही नाम क्यों लिखा है, उप सरपंच का नाम क्यों नहीं लिखा है, तो प्रत्यावर्तन या रिकॉल केवल ग्राम पंचायत में 2 व्यक्तियों के लिए होता है, एक आपके पंच के लिए और दूसरा आपके सरपंच के लिए। दूसरा, उप सरपंच को भी प्रत्यावर्तन कर सकते हो, लेकिन उप सरपंच को उप सरपंच के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, बल्कि उप सरपंच को एक पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना है उप सरपंच को एक पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो रिकॉल या प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है, यदि आपके गांव का पंच या सरपंच, यदि आपके गांव का पंच या सरपंच कुछ गलत काम करता है, तो गांव के लोगों के द्वारा गुप्त मतदान, गुप्त मतदान कहने का मतलब, आप जब वोट डालने जाते हो तो दिखा दिखा के वोट डालते हो क्या, कि ये देखो मैंने इसको वोट दिया है, ये देखो मैंने इसको वोट दिया है, ऐसा दिखाते हो क्या, नहीं, उसी को हम कहते हैं गुप्त मतदान। तो बिल्कुल गुप्त मतदान द्वारा हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं। उपस्थित सदस्यों के बहुमत से नहीं, खुला मतदान से नहीं, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं। मेरे पुराने बच्चे जिन लोगों ने क्लास देख ली है वो तो बिल्कुल इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं सारे बच्चों का नाम मुझे पता है, लगभग लगभग सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। अगला, ग्राम सभा के समस्त मतदाताओं के बहुमत से, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला और पांचवा। अरे भाई, इसमें कुल सदस्य उपस्थित एवं मतदान वाला मैटर ही नहीं है आपका। जब आपके पंचों को चुनने के लिए, जब आपके सरपंच को चुनने के लिए ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं ने मतदान किया था, तो उसे वापस बुलाने के लिए कैसे वापस बुलाएंगे, गलत काम कर रहा है इसीलिए यदि उसको वापस बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल बुला सकते हैं ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला और पांचवा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में क्या सही है। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि आप लोग आंसर क्या देते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा। चलिए बताइए जी।
पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में ये बात कर रहा है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में क्या सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक पहाड़ा याद करवाता हूँ। कुछ मत करना, मेरे पुराने बच्चों को पता है, जिन लोगों ने पंचायती राज पढ़ लिया है, इसके लिए हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 7 तिया आपका क्या होता है 21, 7 चौका आपका क्या होता है 28 और 7 पंचे आपका क्या होता है 35। 7 तिया आपका क्या होता है 21, 7 चौका आपका क्या होता है 28 और 7 पंचे आपका क्या होता है 35। ठीक है, 7 तिया 21, 7 चौका 28 और 7 पंचे आपका 35। 21 किसके बारे में बात करता है, तो 21 के बारे में आपको याद रखना है, ये आपके ग्राम पंचायत, ये आपके ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। धारा 28 आपके जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। और धारा 35 आपके बात करता है जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। तो 7 तिया 21, 7 चौका 28 और 7 पंचे 35। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर जनपद और फिर आपका जिला। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। इसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेकर आऊँगा, क्योंकि एडीओ हो, चाहे आपका सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से हर पेपर में आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में यदि ये बात कर रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है पंचायत के पदाधिकारी, जैसे कि ग्राम पंचायत में आपके सरपंच उप सरपंच, जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला में अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो पंचायत के पदाधिकारियों को पद से हटाने के लिए हम जिसकी बात करते हैं वो है आपके अविश्वास प्रस्ताव। तो इसके कथन में सही क्या है पूछा है, सही क्या है पूछ रहा है। तो प्रस्ताव कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव उपस्थित और मतदान के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जनपद पंचायत का अध्यक्ष करेगा और ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। मैंने क्लास में बच्चों को अक्सर पढ़ाया है और कहा भी है, ठीक है, बिल्कुल मैं क्लास के दौरान ये सारे तरीके आपको बताता रहता हूँ, इसमें कुछ मत करना। ये आपको दिख रहा है कुल, क्या दिख रहा है कुल, कुल में कितने अक्षर हैं आपके 2, कुल में कितने अक्षर हैं आपके 2। तो जहाँ पर कुल दिखेगा वहाँ पर से उठा लेना 2/3 को। कुल में कितना शब्द आपका 2, तो जहाँ पर आपको कुल दिखेगा वहाँ से किसको उठाना 2/3 को। जहाँ पर आपको दिखेगा उपस्थित एवं मतदान, तो उपस्थित भी बड़ा शब्द है आपका एवं मतदान भी बड़ा शब्द है, तो उपस्थित एवं मतदान में क्या उठाना 3/4। उपस्थित एवं मतदान में क्या उठाना आपका 3/4। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कुल मतलब आपका 2, कुल मतलब आपका 2 और उपस्थित एवं मतदान मतलब आपका क्या हो जाता है 3/4। तो कुल में आपको उठाना है। आप देखो, प्रस्ताव कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से होना चाहिए, सही कथन पूछा है तो पहला तो गलत है। कुल सदस्यों के 2/3, मुझे मिल गया कुल और 2/3, बिल्कुल सही है। उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3, उपस्थित भी बड़ा और मतदान भी बड़ा, तीसरा तो नहीं होगा आपका। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4, यहाँ पर उपस्थित भी बड़ा, मतदान भी बड़ा और 3/4 भी बड़ा, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। क्या ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जनपद पंचायत का अध्यक्ष करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा करेगा, और ये शासकीय अधिकारी कौन होगा इसके लिए मैं बिल्कुल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम सारे अधिकारियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी हमें बहुत सारा क्वेश्चन करना है, तो बिल्कुल आपका 6वां भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा, चौथा और 6वां, दूसरा, चौथा और 6वां। अगला प्रश्न, कौन से कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा किए जाते हैं? ठीक है, तो याद रखना है स्वच्छता, बिल्कुल ग्राम पंचायतों के द्वारा आपका किया जाता है। सफाई नहीं,
सार्वजनिक, अच्छा हाँ, सफाई भी हो जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल सही है, सफाई भी। सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंधन, ये आपके ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं आते कार्य। ग्रामीण सड़क का निर्माण करना, बिल्कुल ये हो जाएगा आपके गांव के अंदर के सड़क का निर्माण करना। जनसाधारण के बीच चेतना का विकास करना, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा आपका। एकीकृत ग्रामीण विकास, ये आपके ग्राम पंचायतों के द्वारा नहीं किया जाता, तो याद रखना है पेपर में यदि पूछा जाएगा तो स्वच्छता। दूसरा आपको याद रखना है सफाई। सफाई के साथ साथ आपको याद रखना है गांव के अंदर के सड़क का निर्माण और जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि का विकास करना। सामाजिक दृष्टिकोण से क्या सही है और क्या नहीं, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 और 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत, पेंसिल नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, चलो ठीक है, बताओ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत, बिल्कुल नहीं। जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत, बिल्कुल नहीं। जिला पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत, बिल्कुल नहीं। बल्कि क्या हो जाएगा, राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत। राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका, ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? ठीक है, तो याद रखना है, हितग्राहियों का चयन के बारे में यदि बात कर रहा है तो याद रखना है हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि आप लोगों को याद होगा पुराने बच्चों को, तो पुराने बच्चों को मैंने क्लास में पढ़ाया था आप सभी को कि हितग्राहियों के चयन, ठीक है, हितग्राहियों का चयन कहाँ पर होता है बताइए कमेंट करके। इसके बारे में अक्सर मैंने आपको क्लास में कहा है, हितग्राहियों के चयन के बारे में यदि बात करता है तो याद रखना है ग्राम सभा। हितग्राहियों के चयन के बारे में यदि बात करता है तो याद रखना है आपका क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। ठीक है, तो बिल्कुल ग्राम सभा में आपके हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन करता है। अगला प्रश्न, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसे भी मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था और ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि आपके गांव के अंतर्गत आने वाले, यदि आप बस्तर संभाग या सरगुजा संभाग में रहते हैं तो वहां पर आपको याद रखना है पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होती है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, ठीक है, तो याद रखना है पंचायत वनों के संरक्षण के बारे में यदि बात किया जाएगा तो क्या इसका संरक्षण वन विभाग करता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग। सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में अक्सर आप वहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या आते हैं, गांव आते हैं। ठीक है, तो याद रखना है वो पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना है आपका क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, 16 यानी कि बी। अगला प्रश्न, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो इसे भी मैंने क्लास में आपको परिभाषा के रूप में पढ़ाया है। यदि जो पुराने बच्चे होंगे उन लोग अपना नोट्स एक बार निकाल के देखेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा। ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति से मिलकर बनने वाले निकाय आपका क्या कहलाता है? ग्राम सभा कहलाता है। इसके अंतर्गत आपका क्या क्या आता है? आदर्श ग्राम? बिल्कुल नहीं। अनुसूचित ग्राम? बिल्कुल नहीं। वन ग्राम और राजस्व ग्राम। वन ग्राम और राजस्व ग्राम यानी कि बी वाला आंसर होगा। वन ग्राम या राजस्व ग्राम कहने का मतलब क्या है दोस्तों? तो मैं आप सभी को बता दूं, वन ग्राम या राजस्व ग्राम कहने का मतलब ये है, आप बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में जाएंगे तो वहाँ पर आपके गाँव के अंतर्गत जो भी पेड़ पौधे आते होंगे, यदि उनको बेचकर, जैसे कि आप बस्तर संभाग में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको महुआ मिलेगा, तो महुआ को बेचकर, या बस्तर संभाग में आप जाएंगे सरगुजा संभाग में तो आपको तेंदुपत्ता मिलता है, तो उनको बेचकर यदि किसी भी प्रकार से राजस्व की प्राप्ति होती है उसे ही हम राजस्व ग्राम कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं ग्राम सभा का जब परिभाषा बताऊंगा आपको 4 से 5 अलग अलग आपको बताऊंगा और बिल्कुल उसी से ये क्वेश्चन आपके PYQ में पूछा ही गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। तो आइए हम जरा देखते हैं इसमें सही क्या है पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/10 बिल्कुल सही है। याद रखना है ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/10, लेकिन पेपर बनाने वाला आपसे खेल सकता है यदि वो कहता है अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अनुसूचित, ये जो क्वेश्चन है आपके सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? सामान्य क्षेत्र। मैं आपको क्लास में अलग से पढ़ाऊंगा सामान्य क्षेत्र का ग्राम सभा और अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा। बच्चे अक्सर 1/10 को टिक करके आ जाते हैं, पेपर में अच्छा से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। यदि पेपर में अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में बात करता है तो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा में गणपूर्ति होता है 1/3। याद रखना है आपको, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की यदि बात करता है तो 1/3 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जिस ग्राम सभा की बात कर रहा है वो आपका सामान्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। मैं क्लास में अलग से आपको पढ़ाऊंगा कि सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है और अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है, इसे हम क्लास में देखेंगे। तो बिल्कुल आपका पहला कथन तो सही है। ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/3 गलत। ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/2 गलत। उपस्थित संख्या में 1/10 महिला, ये भी गलत। याद रखना है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला होनी चाहिए, ठीक है। 1/10 जो कुल जनसंख्या है उसमें से आपकी 1/3 महिला होनी चाहिए। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या का 1/2 महिला, गलत। सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं, ठीक है। ये कथन भी आपका क्या है? गलत है। थोड़ा सा एक बार देखते हैं हमने क्या क्या आंसर टिक किया है। ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 1/10, ये तो बिल्कुल सही है। कुल जनसंख्या का 1/3, 1/2, ये भी पहला, पांचवा, ये सही है, ठीक है। सरपंच, उप सरपंच और नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गलत छपा हुआ था जब पूछा गया था। तो याद रखना है गणपूर्ति के लिए केवल पंच और सरपंच उत्तरदायी होते हैं, उप सरपंच नहीं होते। पेपर में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो विलोपित हुआ था, क्योंकि गणपूर्ति के लिए आपका पंच और सरपंच जिम्मेदारी होता है, उप सरपंच नहीं होता। यदि कहीं पर ऐसा बताया जाता है तो वो गलत है आपका। यदि आप ऑथेंटिक बुक भी पढ़ेंगे आप, ठीक है, ऑथेंटिक बुक भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए आपका पंच और सरपंच उत्तरदायी होता है, सॉरी, पंच और आपका सरपंच उत्तरदायी होता है, ना कि उप सरपंच। तो पहला, पांचवा और सातवां आपका सही होगा, पर याद रखना है उप सरपंच नहीं होगा, ठीक है। याद रखना है बच्चों, उप सरपंच नहीं होगा गणपूर्ति की जिम्मेदारी। गणपूर्ति के लिए आपका सरपंच और पंच बस होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है। और बिल्कुल आप सभी तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे, क्योंकि मैं आप सबको रूबरू करवाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जो बिल्कुल आपको बताएंगे कि पंचायतों के चुनाव में हेरबदल क्या होने वाला है।
और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मैं ही हूँ दोस्तों। आपको क्या लगा मैं किसी और को बुलाने वाला हूँ? इतनी रात को 8 बजे भला कौन आएगा? ठीक है, हालांकि हमारे कुछ मेहमान ऐसे हैं जो 8 बजे नहीं 12 बजे भी आ जाएंगे, पर उनको इनवाइट तो करना पड़ेगा। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर आते हैं, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है। तो आइए जरा देखते हैं हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे क्या बताते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। ठीक है, सही कथन के बारे में बात कर रहा है, पहला तो गलत हो गया। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करता है, दूसरा भी गलत। ठीक है, चलो ये भी गलत आपके हिसाब से। ठीक है चलो बच्चों बताओ, ऑफलाइन वाले बच्चे तो थोड़ा सा, चलिए एक बार और देखते हैं। ठीक है, चलो बताओ। देखिए, जब मैंने आपको ग्राम सभा के बारे में पढ़ाया था वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बताया था, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका सरपंच। कौन करेगा? आपका सरपंच, क्योंकि ये ग्राम सभा आपके सामान्य क्षेत्र की बात कर रहा है। कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है? सामान्य क्षेत्र का। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, दूसरा वाला कथन भी सही है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा, अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पद बैठक की अध्यक्षता करता है, नहीं। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, नहीं। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करती है, गलत। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 5। ठीक है, ऑफलाइन वाले हमारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। याद रखना है, सरपंच, सरपंच किसी कारण से अनुपस्थित है तो उप सरपंच, और उप सरपंच किसी कारण से अनुपस्थित है तो ग्राम सभा में उस समय उपस्थित सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति बैठक की अध्यक्षता करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन वार्षिक बजट, लेखे, संपरीक्षा, प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्तावित ग्राम सभा पारित कर सकती है। ये जितना दिख रहा है ना, बेहद इंपॉर्टेंट। ग्राम सभा के गणपूर्ति उपस्थित होने पर हम कर सकते हैं वार्षिक कार्य योजना। ग्राम सभा में गणपूर्ति होने पर हम कर सकते हैं हितग्राहियों का चयन। ग्राम सभा में गणपूर्ति होने पर हम कर सकते हैं वार्षिक बजट। ग्राम सभा में उपस्थित होने पर हम कर सकते हैं लेखाओं की संपरीक्षा। ग्राम सभा में आपके उपस्थित होने पर हम कर सकते हैं वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन। तो याद रखना है आपको, क्या चीज़ याद रखना है? गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? वह कम से कम सदस्य संख्या जिसमें कोई बैठक स्टार्ट किया जा सके उसे हम कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। तो याद रखना है, अभी तक तो मैं कितना बार चिल्ला चुका हूँ कि ग्राम सभा में गणपूर्ति होगा तो आप इन सारे विषयों पर बात कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्थायी समितियों के बारे में बात कर रहा है, और स्थायी समितियों के बारे में मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ग्राम पंचायत के बारे में यदि मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत में अधिकतम आपके 5 समितियां हो सकती है, बिल्कुल सही है। सही क्या है पूछा है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समितियों का सदस्य बन सकता है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। क्या एक व्यक्ति अधिकतम 3 समितियों का सदस्य बन सकता है? गलत। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, बिल्कुल ये भी सही है आपका। ठीक है, और ग्राम सभा स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती, गलत। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा और पांचवा आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्लास में। स्थायी समिति, स्थायी समिति के बारे में याद रखना है, हमेशा यहाँ का प्रमुख, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच, जनपद का प्रमुख जनपद पंचायत का अध्यक्ष, और जिला पंचायत का प्रमुख जिला पंचायत का अध्यक्ष, जो भी मेन व्यक्ति है वो स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है। अगले क्वेश्चन है आपको देखने को भी मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा है अगला क्वेश्चन? जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? इसके सदस्य जनपद पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके सदस्य जनपद पंचायत द्वारा चुने जाते हैं। यह वार्षिक बजट और लेखाओं पर विचार करती है।
अन्य समितियों के सभापति इसके सदस्य होते हैं। विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं समिति के पदेन सदस्य होते हैं। ये भी सही है आपका। ठीक है, तो सही क्या क्या मिल रहा है हमें? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का ये आखिरी प्रश्न जिला पंचायत की शिक्षा समिति के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है शिक्षा समिति के बारे में कह रहा है तो शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष। यदि ग्राम पंचायत में बात करूं मैं शिक्षा समिति का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो उप सरपंच। जनपद पंचायत में शिक्षा समिति का आपका कौन होता है? तो याद रखना है आपका उपाध्यक्ष। और जिला में भी कौन होगा? उपाध्यक्ष। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है, ये तो गलत है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है, ये बिल्कुल सही है। समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं। समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, ये भी सही है आपका। ठीक है, समिति में एक महिला सदस्य का होना सही क्या है पूछा है ना। शिक्षा समिति। अगला हम देखते हैं समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है, बिल्कुल ये भी सही है। और आपका समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपका। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो दूसरा, चौथा और पांचवा यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेंगे ऑप्शन, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी। दूसरा, चौथा और पांचवा आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, तो बिल्कुल ये था आपका PYQ। रोज़ ऐसे ही हम कुछ दिनों तक PYQ करेंगे। PYQ करने के बाद रोज़ हम 20 क्वेश्चन का आपके लिए सीरीज़ लेकर आएंगे। ठीक है, और बिल्कुल साध्य PSC एकेडमी के माध्यम से यदि आप एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल एडीओ की तैयारी आप साध्य PSC एकेडमी के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल स्टोर सेक्शन से आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल जाने से पहले कमेंट करके बताएंगे कि आज का ये PYQ का सेशन आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, और बहुत सारी जानकारियों के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।